नमस्कार। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एक बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने भारत और रूस को गहरे अंधकार में चीन के हाथों खो दिया है। ये सुनने में काफी काफी बड़ी बात लगती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक बयान भर नहीं है। ये इशारा करता है कि अमेरिकी विदेश नीति में शायद कोई बड़ा रणनीतिक बदलाव आ रहा है या शायद कोई बड़ी चूक हुई है। मतलब ऐसी भाषा वॉशिंगटन से आना ये सामान्य नहीं है। और इसका टाइमिंग भी देखिए। ये बयान आया तियानजिन में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की समिट के ठीक बाद, जहां पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच काफी गर्मजोशी देखने को मिली थी। बिल्कुल वो तस्वीरें, जैसे मोदी का 7 साल में पहला चीन दौरा था वो, और पुतिन के साथ उनकी वो लिमुजीन राइड, ये सब चीजें वॉशिंगटन से एक दूरी का और एक नए किस्म के समीकरण का संकेत दे रही थी। ये सिर्फ फॉर्मल मीटिंग्स नहीं लग रही थी। तो आज हम इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर कि भाई ये नौबत आई कैसे, कहाँ से शुरू हुआ ये सब, अमेरिका की जो नीतियां हैं खासकर टैरिफ वाली, उनका क्या रोल रहा, फिर भारत ने कैसे रिएक्ट किया, एससीओ और ब्रिक्स जैसे जो मंच है वहां क्या चल रहा है, और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ऐसा लगता है कि अगस्त 2025 में जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए, वो एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट था। हाँ, कह सकते हैं कि वहां से ये मामला तेजी से आगे बढ़ा। पहले तो देखिए, भारत से जो सामान जाता है उस पर 25% का एक पारस्परिक टैरिफ लगा दिया। फिर भारत रूस से जो तेल खरीद रहा था उसको लेकर नाराजगी थी, तो रूसी तेल आयात पर खास तौर से 25% का और जुर्माना लगा दिया। यानी कुल 50%। हाँ, कुल मिलाकर 50% शुल्क हो गया। और ये अमेरिका के किसी भी बड़े ट्रेड पार्टनर पर लगाए गए सबसे ज्यादा टैरिफ्स में से एक था। 50%? अरे बाप रे! इसका कारण क्या बताया गया? मतलब कोई तर्क तो दिया होगा। देखिए, ऑफिशियल तर्क तो यूक्रेन से जोड़ा गया। कहा गया कि भारत जो रूस से तेल खरीद रहा है, वो यूक्रेन में वॉर मशीन को फ्यूल कर रहा है। ट्रंप ने खुद भी कहा था कि वो रूसी तेल खरीद रहे हैं, वॉर मशीन को फ्यूल कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं खुश नहीं रहूंगा। इसको ऐसे दिखाया गया कि ये यूक्रेन में शांति लाने की अमेरिकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन भारत तो झुका नहीं इस प्रेशर के आगे, बल्कि काफी कड़ा स्टैंड लिया। बिल्कुल नहीं झुका। भारत का रिएक्शन बहुत साफ और मजबूत था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने तो सीधे कहा कि भारत न तो घुटने टेकेगा और न ही कमजोर दिखेगा, और हम नए मार्केट्स पर फोकस करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अमेरिकी मांगों को अनुचित बताया और एक तरह से पाखंड की तरफ इशारा किया कि भाई, जब यूरोप खुद अरबों डॉलर का रूसी सामान खरीद रहा है तो सिर्फ भारत पर यह दबाव क्यों? सही बात है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया, बल्कि शायद और बढ़ाया। हाँ, क्योंकि उसके पीछे मजबूत आर्थिक कारण हैं। भारत को अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, और रूस से जो डिस्काउंट पर कच्चा तेल मिल रहा था वो 4 साल पहले भारत के कुल इंपोर्ट का सिर्फ 1% था। अब वो बढ़कर 37% हो गया है। ओ, 1 से 37%? हाँ, और अंदाजा है कि इस सस्ती खरीद से भारत ने करीब $17 बिलियन बचाए हैं। अब सोचिए, दुनिया भर में एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसे में 4.25 अरब लोगों के देश के लिए ये रकम कितनी मायने रखती है, इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। तो एक तरफ अमेरिका का ये दबाव, दूसरी तरफ भारत की आर्थिक जरूरतें, और इसी माहौल में हुई वो तियानजिन में एससीओ समिट, और वहां चीन ने ऐसा लगा जैसे लीडरशिप दिखाने की कोशिश की। हाँ, बिल्कुल। शी जिनपिंग ने एससीओ देशों के लिए ग्रांट्स और बैंकिंग मदद का ऐलान तो किया ही, पर उससे भी अहम उन्होंने अपनी ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव पेश की। ये एक तरह से ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता देने वाली एक वैकल्पिक, मतलब ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल सिस्टम का ब्लूप्रिंट जैसा था। उन्होंने साफ कहा कि दुनिया उथल-पुथल के नए दौर में है और एक न्यायसंगत और ज्यादा संतुलित अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली की जरूरत है। ये सीधी चुनौती थी अमेरिका सेंट्रिक सिस्टम को। और इसी समिट में फिर वो भारत चीन और भारत रूस वाली नजदीकियां भी दिखीं, जो शायद अमेरिका को और खटकी होंगी। दी और शी 7 साल में पहली बार चीन की धरती पर मिले, और उन्होंने कहा कि हम प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि सहयोगी हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि इस गर्मजोशी के पीछे एक वजह दोनों देशों पर लगे अमेरिकी टैरिफ भी थे। फिर पुतिन भी वहां थे
और मोदी के साथ उनकी मुलाकातें, वो पब्लिक में गर्मजोशी दिखाना, हाथ पकड़ना, साथ में घूमना, ये सब वेस्टर्न प्रेशर के खिलाफ एक यूनिटी दिखाने के साफ संकेत थे। मोदी ने कहा भी कि भारत और रूस सबसे मुश्किल वक्त में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। तो मतलब एक तरफ अमेरिका भारत पे प्रेशर बना रहा था, दूसरी तरफ भारत एससीओ में रूस और चीन के साथ खड़ा दिख रहा था। लेकिन अमेरिका भारत रिश्तों में खटास की एक और वजह थी ना, वो मध्यस्थता वाला मामला। हाँ, वो भी एक बहुत अहम मोड़ था। 2025 के शुरू में जब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच वो झड़पें हुई थीं, उसके बाद ट्रंप ने कई बार ये क्लेम किया कि उन्होंने ये दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच सीज फायर कराया है। वो इसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे। लेकिन भारत ने तो इसे बिल्कुल मना कर दिया था ना। हाँ, सिरे से खारिज कर दिया था, बहुत सख्ती से। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ कहा था कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन पर बताया कि भारत ने कभी मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है, ना करता है और ना ही कभी करेगा। भारत का स्टैंड था कि सीज फायर की बातचीत सीधे दोनों देशों के मिलिट्री चैनल्स के जरिए हुई थी, किसी तीसरे का रोल नहीं था। और कुछ लोग मानते हैं कि ये जो इनकार था, इसका सीधा कनेक्शन बाद में लगे टैरिफ से था, कि शायद ट्रंप पर्सनली नाराज हो गए। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। जैसे एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, जेफरीज ग्रुप, उनका एनालिसिस कहता है कि टैरिफ बढ़ाने का एक बड़ा कारण ट्रंप की व्यक्तिगत नाराजगी थी, क्योंकि भारत ने उनकी मध्यस्थता की पेशकश ठुकरा दी थी। इसे ऐसे देखा गया कि ये ट्रंप की पीस मेकर वाली इमेज बनाने और शायद नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की उनकी महत्वाकांक्षा को चोट पहुंचा रहा था। और जॉन बोल्टन, जो पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि इसके बाद ट्रंप और मोदी के जो पहले अच्छे पर्सनल रिश्ते थे, वो पूरी तरह खत्म हो गए। ये दिलचस्प है कि कैसे पर्सनल इक्वेशन भी इंटरनेशनल पॉलिसी को अफेक्ट कर सकती है। खैर, इन अमेरिकी नीतियों का एक और शायद अनचाहा नतीजा ये हुआ कि ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इनके बीच सहयोग तेज हो गया। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये ग्रुप अब ग्लोबल जीडीपी का करीब 40% और दुनिया की 56% आबादी को रिप्रेजेंट करता है। अमेरिकी टैरिफ और दबाव ने इन देशों को एक कॉमन ग्राउंड दे दिया, एक साझा शिकायत। और नतीजा ये हुआ है कि ये देश अब डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए और अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड करने के लिए ज्यादा तेजी से कदम उठा रहे हैं। अच्छा, इसके कुछ ठोस उदाहरण है, मतलब जमीन पर ही कैसे दिख रहा है? कई लेवल पर दिख रहा है। जैसे रूस ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत को तेल पर और ज्यादा डिस्काउंट ऑफर किया, जिससे भारत को और बचत हुई। सुनने में आया है कि रूसी कच्चा तेल अब ओमानी ग्रेड से $60 प्रति बैरल तक सस्ता मिल रहा है। चीन ने भारत के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर जो पाबंदियां थीं, वो हटा दी। और पेमेंट सिस्टम्स में भी कुछ बदलाव आ रहा है, डॉलर को बाईपास करने की कोशिश। हाँ, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ब्रिक्स देश स्विफ्ट सिस्टम का विकल्प डेवलप करने में तेजी ला रहे हैं। आपको पता है, स्विफ्ट वो ग्लोबल बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है जिस पर वेस्टर्न कंट्रीज का कंट्रोल है। तो अब ब्रिक्स पे जैसी पहले शुरू हुई हैं, जो डॉलर की बजाय लोकल करेंसीज में ट्रेड सेटलमेंट को आसान बनाती हैं। हमने देखा कि भारत और रूस ने अरबों डॉलर का तेल व्यापार रुपए और यूएई दिरहम में किया। चीन और ब्राजील ने सीधे युआन में ट्रेड सेटल करने के लिए हिस्टोरिक डील की। यहाँ तक कि सऊदी अरब, जो पेट्रो डॉलर सिस्टम की नींव रहा है, वो भी अब चीन को तेल बेचने के लिए युआन एक्सेप्ट करने लगा है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल। और साथ ही ब्रिक्स देशों के सेंट्रल बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। ये भी डॉलर से दूर जाने का, अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करने का एक और संकेत है। तो एक तरफ ये इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक शिफ्ट चल रहे थे, और तभी अगस्त 2025 में वो खबरें भी आईं कि भारत ने अमेरिका से कुछ बड़ी डिफेंस डील्स रोक दी हैं। उसमें कितनी सच्चाई थी? हाँ, वो खबरें भी आई थीं। कहा गया कि भारत ने करीब $3.6 बिलियन के स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल, जेवलिन मिसाइल और बोइंग P-8I टोही विमानों की खरीद रोक दी है, और रक्षा मंत्री की वॉशिंगटन यात्रा भी रद्द हो गई है। लेकिन भारत सरकार ने तो तुरंत इसका खंडन किया था। हाँ, तुरंत और बहुत कड़े शब्दों में। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इन रिपोर्ट्स को झूठा और मनगढ़ंत बताया और कहा कि सारी खरीद प्रक्रियाएं अपने तय तरीके से आगे बढ़ रही हैं। सरकारी सूत्रों ने भी कहा कि कोई डील कैंसिल या पोस्टपोन नहीं हुई है। फिर भी इस तरह की खबरों का आना ही
क्या ये अमेरिका भारत स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में टेंशन को नहीं दिखाता? बिल्कुल दिखाता है। चाहे ऑफिशियल खंडन आ गया हो, लेकिन इस तरह की अफवाहों का उड़ना ही बताता है कि रिश्तों में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्टर्स में से है और पिछले कुछ सालों से वो कोशिश कर रहा था कि रूस पर अपनी निर्भरता कम करे और अमेरिका, फ्रांस, इजराइल जैसे देशों से ज्यादा खरीदे। ये जो टैरिफ वाला संकट आया, ये इस पूरी प्रक्रिया को धीमा कर सकता है या शायद उलट भी सकता है और भारत को वापस नॉन वेस्टर्न सप्लायर्स की तरफ धकेल सकता है। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए शायद हमें 15 अगस्त 2025 को अलास्का में जो पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई थी, जो असफल रही, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, वो भी इस पूरी पजल का एक जरूरी हिस्सा है। ट्रंप को बड़ी उम्मीदें थीं कि वो अलास्का मीटिंग में यूक्रेन सीज फायर पर पुतिन से कोई डील कर लेंगे, लेकिन 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। पुतिन अपने पुराने स्टैंड पर कायम रहे, बल्कि ट्रंप जो पहले तत्काल सीज फायर पर जोर दे रहे थे, वो भी पुतिन की बात मानकर ब्रॉडर पीस टॉक्स की तरफ झुकते दिखे। तो अलास्का की इस नाकामी का एससीओ समिट पर क्या असर पड़ा होगा, जब ट्रंप ने वहां मोदी, पुतिन और शी को मिलते देखा? शायद ऐसा हुआ हो कि अलास्का में पुतिन से कुछ खास हासिल न होने के बाद जब ट्रंप ने एससीओ में रूस, चीन, भारत की वो गर्मजोशी देखी, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई हो। उन्हें लगा होगा कि पुतिन एक तरफ उनसे बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत और चीन के साथ खड़े हैं और इन रिश्तों पर अमेरिका का कंट्रोल कमजोर पड़ रहा है। जॉन बोल्टन, जो पहले एनएसए रह चुके हैं, उन्होंने तो इस पूरी स्थिति पर बहुत तीखी टिप्पणी की है। हाँ, उन्होंने की है। बोल्टन ने इसे सीधे सीधे एक बहुत बड़ी गलती कहा है। उनका तर्क है कि ये जो टैरिफ पॉलिसी है, इसने अमेरिका भारत संबंधों को दशकों पीछे धकेल दिया और मोदी को रूस और चीन के और करीब जाने पर मजबूर कर दिया। उनका मानना है कि अमेरिका ने सालों मेहनत की थी भारत को रूस के असर से दूर करने में और ये समझाने में कि चीनी भारत की मुख्य सुरक्षा चुनौती है, लेकिन इस एक कदम ने उस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। और उन्होंने भविष्य के लिए भी चिंता जताई है ना, कि रिश्ते सुधारने में वक्त लगेगा। बिल्कुल, बोल्टन ने चेतावनी दी कि जब आप इतनी बड़ी गलती करते हैं तो विश्वास और भरोसा दोबारा बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि अजीब बात है कि चीन, जो रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, उसे छोड़कर भारत को निशाना बनाया गया। ये पॉलिसी में एक तरह के असंगति दिखाता है। और दूसरे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? कई एक्सपर्ट्स इसे स्ट्रेटेजिक मैल प्रैक्टिस यानी रणनीतिक कदाचार कह रहे हैं। उनका मानना है कि इन नीतियों ने अनजाने में ही अलग अलग हितों वाले देशों के एक ढीले ढाले ग्रुप जैसे ब्रिक्स को एक ज्यादा एकजुट ब्लॉक में बदल दिया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के मैक्स बूट का तर्क है कि ये कदम विरोधाभासी रूप से अमेरिका के सहयोगियों को ही उसके विरोधियों के साथ लाकर अमेरिकी ताकत को कम कर रहे हैं। सिंगापुर के एल्फ्रेड बू जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शी जिनपिंग बहुत सफलतापूर्वक एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका वाला सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। और इन टैरिफ्स का ग्लोबल तेल बाजार पर भी बड़ा अजीब असर हुआ है, शायद वैसा नहीं जैसा अमेरिका चाहता था। हाँ, ये एक और अनप्रत्याशित नतीजा है। रूस की तेल बिक्री कम होने के बजाय हुआ ये कि इन टैरिफ्स ने रूसी कच्चे तेल को एशियाई खरीदारों, खासकर भारत और चीन के लिए और सस्ता और आकर्षक बना दिया। चीन ने तो अपने रूसी तेल ऑर्डर कई गुना बढ़ा दिए और एक तरह का ग्रे मार्केट या कह लें काला बाजार बन गया है, जो वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास करते हुए तेल सप्लाई जारी रखे हुए हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा असर हुआ। मतलब रूस को सजा देने की कोशिश शायद उसी के लिए फायदेमंद हो गई। कुछ हद तक तो यही लगता है। और एनालिस्ट्स ये भी अनुमान लगा रहे हैं कि अगर भारत जैसे बड़े खरीदार रूसी तेल लेना पूरी तरह बंद कर दें तो ग्लोबल तेल कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं। अब इससे क्या होगा? अमेरिका और यूरोप में महंगाई और बढ़ेगी। तो ये ट्रंप की पॉलिसी का एक फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर वो रूसी एक्सपोर्ट रोकने में कामयाब होते हैं तो नुकसान अमेरिकी कंज्यूमर को ही होगा, पेट्रोल पंप पर ज्यादा कीमत देकर। और अमेरिका भारत के जो व्यापार संबंध है, उनका भविष्य क्या दिखता है? क्या वो जो एक बड़े ट्रेड डील की बात चल रही थी, उसकी कोई उम्मीद बची है? देखिए, फिलहाल तो बहुत मुश्किल लगता है। वो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील की उम्मीद ट्रंप पहले कर रहे थे, उसकी संभावनाएं अब लगभग खत्म हो गई हैं। भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट पहले ही ज्यादा था और अब जब रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं तो उन मुद्दों पर आगे बढ़ना और मुश्किल हो गया है। भारतीय अधिकारियों ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव की परवाह किए बिना अपने लोगों के लिए जो बेस्ट डील होगी उसी को प्राथमिकता देंगे।
और क्योंकि भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए दुनिया भर में डिमांड है, तो अगर अमेरिकी मार्केट में दिक्कत आती भी है तो एक्सपोर्टर्स शायद आसानी से दूसरे मार्केट ढूंढ लेंगे। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो ये जो ट्रंप का बयान है भारत और रूस को खोने का, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ है। अमेरिकी टैरिफ नीतियां हैं, भारत का कड़ा जवाब है, एससीओ और ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स का करीब आना है, मध्यस्थता जैसे मुद्दों पर बिगड़े पर्सनल रिश्ते हैं, असफल डिप्लोमेसी है। इन सबका एक जटिल कॉकटेल है। बिल्कुल, और एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती के तौर पर देख रहे हैं, जिसके ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं जिनकी शायद उम्मीद नहीं थी। ये नीतियां न सिर्फ रूस को फायदा पहुंचाती दिख रही हैं, बल्कि डॉलर के ग्लोबल दबदबे को भी चैलेंज कर रही हैं। ये दिखाता है कि जब देशों के पास विकल्प होते हैं तो आर्थिक दबाव की नीतियां हमेशा काम नहीं करती, बल्कि कई बार उल्टी भी पड़ जाती हैं। और ये सब मिलकर शायद दुनिया को एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ और तेजी से धकेल रहा है। एससीओ समिट ने दिखाया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अब अमेरिका सेंट्रिक सिस्टम्स के बाहर भी काम करने को तैयार हैं और सक्षम भी हैं। एससीओ में अब 10 सदस्य हैं जो दुनिया की आधी आबादी और ग्लोबल जीडीपी के एक बड़े हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, और अमेरिका भारत संबंधों में ये जो गिरावट आई है, इसके इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम हो सकते हैं। भारत क्वाड जैसे मैकेनिज्म के जरिए चीन को बैलेंस करने की अमेरिकी कोशिशों का एक अहम पिलर रहा है। ये संकट उन कोशिशों को कमजोर कर सकता है और साथ ही ये दुनिया के दूसरे देशों को भी एक सिग्नल देता है कि शायद अपनी पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई करना और सिर्फ अमेरिकी दबदबे वाले सिस्टम्स पर निर्भरता कम करना ही समझदारी है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, भारत का रूस और चीन के करीब जाना, ब्रिक्स का मजबूत होना, क्या ये सिर्फ हाल की अमेरिकी नीतियों का एक रिएक्शन है, एक टेम्पररी फेज है, या फिर ये ग्लोबल पावर बैलेंस में आ रहे एक ज्यादा गहरे और शायद जिसे रोका नहीं जा सकता वैसे बदलाव का संकेत है जिसे हाल की घटनाओं ने सिर्फ तेज कर दिया है? सोचने वाली बात है।